देश के गृह मंत्री अमित शाह पटना में बैठक कर रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्रीगण के साथ उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे, तेजस्वी यादव। इस बैठक को राजद कैसे देखती है, उन तमाम बातों को अभी हम समझेंगे। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता करुणा सागर जी हैं। आप इसे कैसे देखते हैं, राजद इसे कैसे देखती है, इस बैठक को जो अमित शाह के साथ यहाँ पर हुआ पटना में? देखिए, ये जो काउंसिल की जो मीटिंग होती है, जोनल काउंसिल की मीटिंग होती है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था है। जी। और देश के विभिन्न क्षेत्रों को अलग जोन्स में बांट के किया जाता है। इनफैक्ट जब हम सर्विस में थे तो साउथ जोन की जो मीटिंग बेंगलुरु में हुई थी, उसमें मुझे शिरकत करने का भी मौका मिला था, इसलिए मुझे फर्स्ट हैंड पता है कि ये मीटिंग कैसे की जाती है। तो इस मीटिंग का कोई बहुत राजनीतिक महत्व नहीं है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है, और इसमें जो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसके एजेंडे पे बात होती है कि उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए थे और उस पर कितना काम हुआ है, और अभी आगे क्या प्लान है। तो इन चीज़ों पर चर्चा होती है, और जो विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी अपनी बात इसमें करते हैं। अभी अब जैसे कि इस पर राजनीतिक चर्चाएं भी पिछले एक सप्ताह से चल रही है कि नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल कह सकते हैं कि कल्चर रहता है, वह कुछ इस प्रकार रहता है कि इससे नीतीश कुमार की नज़दीकी भाजपा और उनके जो टॉप लीडर से पहले रही है, वह फिर से बढ़ जाएगी या बढ़ रही है या फिर कुछ और? इस पर एक सवाल उठते रहता है ये हर बार। नहीं, ये देखिए बिल्कुल ही एक गोदी मीडिया की नैरेटिव है। इनफैक्ट जो अल्टरनेटिव मीडिया है उसमें 2 दिन पहले एक बात कह दी गई थी हुँ, कि अगले दिन से ये चर्चा चलाई जाएगी। हुँ, हुँ। तो जैसा हमने कहा कि बिहार इसमें मेज़बानी कर रहा था, जी, तो मुख्यमंत्री उसमें मेज़बान की तरह से थे। और जैसा हमने कहा कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, कई और बार। इसमें राजनीति जी। की न चर्चा होती है, और इसमें न कोई राजनीति हो सकती है। कई बार संवैधानिक बैठक में ही नीतीश कुमार उसे कह सकते हैं कि अपने लोग भेज दिए या नहीं उपस्थित हुए। कई बार ऐसा देखा गया है। जब भी उनसे किसी से मतभेद होता है, मनभेद होता है, तो ऐसा वह करते हैं। देखिए, इस बार जो मीटिंग हो रही थी वो पटना में हो रही थी, जी, और आपने देखा 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आना था। जी, बाकी 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने प्रतिनिधि को भेजा था। जी, जी, और माननीय मुख्यमंत्री इसलिए थे क्योंकि वो मेज़बानी कर रहे थे, और एक मेज़बान जब राज्य है तो वहाँ के मुख्यमंत्री को शिरकत करना एक सभ्यता की का सूचक है, और इसमें इससे ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। फिर मैं कहूँगा कि आप लोग इस चर्चा के बजाय देखिए, कल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई जी। कि गृह मंत्री ने कहा कि जो जातीय जनगणना। जनगणना जी। से के हम खिलाफ नहीं हैं, हुँ। और हमने अ, समर्थन दिया है और हमने समर्थन बिहार में नीतीश जी के। दिया है। तो इससे जो बीजेपी के अंदर जो विरोधाभास है, वो क्लियर हो रहा है। 2 चीज़ें हैं, एक इनका विरोधाभास, और दूसरी बात कि जितना एजेंडा सेटिंग जो हो रहा है, वो इंडिया गठबंधन कर रहा है। और मैं एक के बाद एक आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कौन-कौन से एजेंडे हैं जो इंडिया गठबंधन ने लाया, और उसको इन लोगों को इम्प्लीमेंट करने के लिए या उसकी बात करने के लिए जी। मजबूर होना जी, पड़ रहा है। एजेंडा एजेंडा पर मैं आऊँगा सर, मगर उससे पहले एक सवाल। ये तो जातीय गणना तो हो ही गया, जनगणना वाले तो बता दिए आप। मगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना चाहिए। यह बातें नीतीश कुमार को तब समझ आती है, तब डिमांड करते हैं, जब वो केंद्र सरकार से अलग रहते हैं या अलग हो जाते हैं तो। तो इसको थोड़ा-सा उन उन वही खुद ही घेरे में आ जाते हैं, जब वो ये शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं या इस पंक्ति का या इस कार्य का डिमांड करते हैं, तो वो खुद ही इस बार कई बार उन पे ही आरोप हो लग जाता है कि जब-जब वो देखिए, अनकंफर्टेबल। विशेष राज्य का दर्जा की बात जब बिहार और झारखंड का बाइफर्केशन हुआ, उसके बाद से ये बात शुरू हो गई। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को उठाया,
बाद में मुख्यमंत्री जी ने उठाया, आज तेजस्वी यादव जी भी बहुत पुरजोर ढंग से इस बात को उठा रहे हैं, क्योंकि इसका डिमांड का जो बेसिक ये है कि जो दोनों राज्यों के विभाजन के बाद, चूंकि माइंस, मिनरल्स, रिसोर्सेज ये सब झारखंड में जाने के बाद बिहार को एक नए सिरे से अपने आप को पुनर्निर्माण करने की जरूरत है। एक आर्थिक जी और विकास के लिए एक नए एवेन्यूज, नए रास्ते ढूंढने की जरूरत है, और उसके लिए विशेष राज्य के दर्जे तो की मांग है। इस पर कई सवाल जो विपक्षी उठाते हैं, और एक आप देखेंगे 2004 से 9 तक लालू प्रसाद यादव यहाँ रेलवे मिनिस्टर थे और कांग्रेस की सरकार थी, और उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। बहुत ही ताकतवर रूप से वह केंद्र सरकार को कह सकते हैं कि उस वक्त बहुत ही अभी से ज़्यादा लोकसभा सांसद और बहुत ही ताकत के साथ वह सरकार को लालू यादव समर्थन कर रहे थे। तो उस वक्त अगर वह चाहते तो यहाँ मिल जा सकता था, और राबड़ी देवी यहाँ पे मुख्यमंत्री भी साल 1.5 साल रही थी, उसके बाद नीतीश कुमार आते हैं, तो चाहते तो ये करवा देते। नहीं और उस वक्त नहीं, नीतीश कुमार भी डिमांड किए थे, और 9 से 14 में भी लालू यादव से कांग्रेस का संबंध था। 4 से 14 तक कांग्रेस की सरकार थी। ये 10 साल क्या कर रहे थे लालू प्रसाद यादव? आपकी पार्टी कहाँ सोई हुई थी? देखिए ये डिमांड हमने कहा कि जैसे ही दोनों राज्यों का विभाजन हुआ, ये डिमांड हुआ, क्योंकि ये बात साफ हो गई थी कि इसमें बिहार आर्थिक रूप से कमजोर होकर उभरा, जी और जो हमारा राजस्व का जो सोर्सेस था वो सोर्सेस कम हुआ है। जी तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, और दूसरा एक नई उद्योग नीति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर स्पेशल टैक्स रिबेट्स का, स्पेशल प्रोविजन का ज़रूरत है, ताकि बाहर से जो उद्योगपति हैं उनको बिहार में उद्योग करने में सुविधा हो, उनको इंटरेस्ट हो। पर इसमें और कुछ संशोधन खोजती है कि उसका कुछ अलग अलग क्राइटेरिया है विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए। नक्सल प्रभावित हो, पहाड़ी एरिया इतना हो, ये तमाम चीज़ों में बिहार फिट नहीं बैठ रहा है। तो इस पर कैसे इसको किया जाए, इसको ये बातें? देखिए एक चीज बताइए कि ये बात किसने डिसाइड की? जी आप कहते हैं कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे उस समय रंगराजन कमेटी की का रिपोर्ट आया, जी जिसने कहा कि नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद आप फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। तो ये कांग्रेस के सरकार द्वारा किए हुए डिसीजन को कब बीजेपी इतना सम्मान देने लगी है जी कि उसका हवाला देते हुए हम्म, ये कहते हैं कि ये नहीं हो सकता है, और ये कहते हैं कि फाइनेंस कमीशन ने इसका प्रोविजन हटा दिया है। तो फाइनेंस कमीशन का क्या है? वो एक बॉडी है, जी एडवाइजरी बॉडी है। चेंज कर सकती है वो भाजपा? कभी भी आज चाहे तो, आज अगर सरकार बोलती है कि आप इसका ये रिकमेंडेशन दीजिए तो वो देगी। जी तो भाजपा भाजपा एक तर्क देती है कि हमने विशेष राज्य के दर्जा से ज़्यादा यहाँ पर दिया। एक बार मोदी जी बक्सर में ही ऐलान कर रहे थे कुछ कितना 100 करोड़ का। फिर और भी अलग-अलग जगहों पर और अलग-अलग चीज़ों के लिए हमने बिहार को हमेशा विशेष तौर पे बढ़ा-चढ़ा कर दिया है इसको। भाजपा देखिए का ये रवि, 2015 का चुनाव आपने देखा होगा, जी, और मोदी जी ने किस तरह से बिहार और बिहार वासियों की बोली लगाई थी वो भी देखा होगा, हुँ, कि 25 लाख करोड़ दें, 25,000 करोड़ दें, कि 50,000 करोड़ दें, कि 75,000 करोड़, और फाइनली जाके 1,25,000 पर रुके थे। जी, लेकिन आज वो ये हिसाब दे दें कि वो 2015 में जो 1,25,000 करोड़ का वादा बिहारियों से करके गए थे, कितना पैसा बिहार को मिला है, किस मद्दे मिला है, किस स्कीम के तहत मिला है? ये एक बड़ा सवाल है। 2015 का इलेक्शन था, उसी वक़्त ये बातें हुई थी। बक्सर आ रहा है या बक्सर में नरेंद्र मोदी साहब, उस पर एक कॉमेडी भी चलता है लालू प्रसाद यादव का, 10 करोड़ 20 करोड़ ले लो, ले लो, ले लो, 100 करोड़ ले लो। तो विशेष राज्य का दर्जा को लेकर बातें हो चुकी है, और भी कुछ ऐसा बैठक में जो यहाँ पर ये जो 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक थी, उनका डेलीगेशन टीम आया था जो नहीं आए। और इसको कैसे देखते हैं अमित शाह को लेकर? व्यक्तिगत रूप से देखिए भी पार्टी के? मैंने कहा कि एक तो ये एक संवैधानिक व्यवस्था है और उसके तहत ये मीटिंग हुई। हुँ, एक मुख्य बात हुई, जो हमारे मंत्री संजय झा जी हैं, उन्होंने कहा कि जो रिजर्वेशन का दायरा अभी बढ़ाया गया है, आरक्षण का दायरा, जी, इसको 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल लाया किया जाए, जाए। जी, और इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी लिखा हुआ है केंद्र सरकार को। जी,
ताकि इसको आगे से किसी कोर्ट के पचड़े में ना फंसना पड़े। जी, और एक बात जो हमने शुरू की थी और जो बात रह गई, वो हमने कहा था एजेंडा सेटिंग की। तो देखिए, जातीय जनगणना की बात इंडिया गठबंधन ने उठाई थी, और पिछले जो 5 चुनाव हुए उसमें सब जगह इंडिया गठबंधन के द्वारा ये बात कही गई थी। कही राहुल गई थी। गांधी इस बात को हर जगह कहे। और आज जो मोदी यही जी जी, जो मोदी जी जी, ये कहते थे कि नहीं, जात वगैरह कुछ नहीं होता है, सिर्फ जात एक होता है, गरीब एक जात होता है, महिला एक जात होती है, युवक एक जात होता है। तो आज अमित शाह जब बिहार आते हैं तो ये कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। दूसरी बात, अ, इन्होंने आज एक कल इनफैक्ट एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। जी, अच्छी बात है, लेकिन इस मुद्दे को सबसे पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी जी ने उठाया था कि ये आपको वनवासी कहते हैं, हम आपको आदिवासी कहते हैं, या आपको वनवासी कहते हैं, और आपका जंगल काट के उद्योगपतियों के हाथ में दे रहे हैं। तो सोचिए और आपकी आपकी हाँ, बातें भाजपा कितना गंभीरता से लेती है आपके और घटक दल को। तीसरी बात जी, कि जब गारंटी की बात, आज जो प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात कर रहे हैं और जी, बीजेपी गारंटी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर्नाटक चुनाव से शुरू हुआ था, और उसके बाद ये पांचों राज्यों में हुआ। जी, तो ये मुद्दे इस समय देखिए, जो 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, उसके जो मुद्दे हैं वो इंडिया गठबंधन डिसाइड करता रहा है और आगे करने जा रहा है। और जो हमारी 19 तारीख की मीटिंग है, इसके बाद आपको खुद ही पता चलेगा कि और किन मुद्दों को हम मुखर रूप से लेके जनता के एजेंडे आप सामने जाएंगे। बनाते हैं, भाजपा उसको ले लेती है और इम्प्लीमेंट भी कर लेती है आसानी से। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए रवि, आपके कहने अगर का मतलब हुआ कि वो कांग्रेस आपकी बातें कांग्रेस की बातें भाजपा मान रही है। ये हाँ, आप तुम जी, देखिए, अगर आप चुनावों की प्रक्रिया को देखें, आपने कई चुनाव देखे होंगे, तो एक धारणा विशेषज्ञों में हमेशा होती है कि जो एजेंडा सेट करता है वही चुनाव जीतता है। तो हम एजेंडा सेट करेंगे 24 का, और हम ही चुनाव जीतेंगे, इंडिया गठबंधन चुनाव जीतेगा। जातीय और जातीय गन्ना का हम सर जी, मजबूर करेंगे कि बीजेपी जो समाज विरोधी जो विचारधारा है, उसके बारे में इनको बात करने का हम स्पेस नहीं देंगे। ये आप खुश करना चाह रहे हैं कांग्रेस और सभी का आत्मबल बढ़ाने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं? नहीं, ये सच्चाई है, और मैंने इसलिए दोबारा मैं इस विषय पर जानबूझ के आया, क्योंकि मैं चाहता था कि इस विषय पर टिप्पणी की जाए जी, कि किस तरह से इंडिया गठबंधन चुनाव का, आगे आने वाले चुनाव का एजेंडा सेट करेगा, जी। और हमारे एजेंडे पर जनता विश्वास करके। एक आखिरी सवाल सर जी, मैं पूछना चाहूँगा, लंबा हो रहा है। ये मतलब कि जातीय जनगणना या गणना को लेकर सभी स्टेटों में आपने कहा, जी, मगर वो आपकी बातें सुन नहीं पाए लोग। जी, भाजपा को ज़्यादा समर्थन दे दिए। जी। तो इसको कैसे देखते हैं? आपकी बातें सुन ही नहीं पाए तो कैसे क्या कहा जाए? देखिए, इसका सीधा ये है कि आप जिस मुद्दे को उठाते हैं, जी, उस मुद्दे को जो एक आम वोटर है, एक आम आदमी है, उसकी उस तक मजबूती से पहुंचाने की ज़रूरत है। जी, और उसके लिए जो पूरा जो तंत्र है हमारा, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सबको बहुत मिलकर और मेहनत करके काम करना पड़ेगा। और ये बात, जैसे हमने पिछली बार भी कहा था कि ये जो चुनाव हुए, एक हम लोग ड्रेस रिहर्सल की तरह देखते हैं, और इसमें देखते हैं कि हमें और आगे क्या बेहतर करने की ज़रूरत है। तो पिछले चुनाव से हम लोगों ने बहुत सारी शिक्षाएं ली हैं, और उन सब का लाभ हमें आने वाले चुनाव को लड़ने के समय मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर कई बातें हुई और कई सवाल जवाब में राजद की क्या उस पर राय है, प्रतिक्रिया है, वो बातें अभी हम करुणा सागर जी से समझ रहे थे। बाकी राजनीतिक खबरें आप देखते रहिए और बने रहिए झकास भारत पर। हमारा प्रयास रहता है कि जब भी समय मिले तो मैं तमाम खबरों तक पहुँचूँ और मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।